गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कंफर्म करें वॉइस वीडियो क्लियर है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। एक बार कंफर्म करिए कि आप सभी को इस कोर्स के अपडेट सेक्शन में क्या कोई फाइल मिली है। मैंने अपनी तरफ से 2 फाइल्स अपलोड करी हैं। एक फाइल उसमें से अंग्रेजी वाली है, एक फाइल हिंदी वाली है। हिंदी वाली मेरे पार्ट पे शो नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई, मे बी सम टेक्निकल इशू। क्या हिंदी वाली फाइल मिली है? हिंदी वाले बच्चे प्लीज कंफर्म करेंगे। एक नहीं आई अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी वाली नहीं आई, कोई बात नहीं, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी, आप चिंता ना करें। मैंने अपनी तरफ से 2 फाइल्स अपलोड करी है। अभी उसका मैं जो अपलोडिंग मटेरियल करा है उसको मैं पूरा अभी समझा देता हूँ, मैंने वहाँ पे क्या अपलोड करा है। रुकिए जरा, अभी एक फाइल मैं आपके लिए यहाँ पर भी अपलोड कर रहा हूँ, आप सेशन में बने रहिए। थोड़ी हैवी फाइल है तो मे बी कुछ सेकंड लग सकते हैं अपलोडिंग में, सेशन में आप बने रहिए। कोई बात नहीं, एक ही फाइल आई है, नथिंग टू वरी, चिंता ना करें। काफी धीरे हो रही है अपलोडिंग, ऐसा क्यों हुई? देखो, हिंदी में ऑलरेडी दी है राजेश, अभी थोड़ी देर के बाद आप तक शायद वो पहुंचेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने एक ही साथ अपलोड करी है। क्या इशू है? आप सेशन में बन रही है। एक्चुअली फंडामेंटल राइट की एक फाइल मैंने आपके लिए इस क्लास के लिए तैयार करी है। मैं लंच के बाद से वही काम कर रहा था पिछले आधे पौने घंटे से, वो मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। बट मे बी सम इशू है जिस चक्कर में अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप सेशन में बन रही है प्लीज। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। डाउट्स क्वेश्चन टैब में जाएंगे। क्या फिलहाल आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? फाइल अपलोड हो रही है, काफी समय लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आपके अपडेट सेक्शन में इंग्लिश की फाइल आ गई है और अब जो है आपके लिए मैं हिंदी की फाइल अपलोड कर रहा हूँ, वो भी बैकग्राउंड में चल रही है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा, उसमें हमने आर्टिकल नंबर 18 तक सब कुछ कवर कर लिया है। आर्टिकल 18 तक हमने, लैग आ रहा है, ठीक है, मे बी साइट में ही कुछ इशू होगा शायद। गया, ठीक है। आर्टिकल 18 तक मैंने आपको जो है सब कुछ समझा दिया है। हमने राइट टू इक्वालिटी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है। अब मैं आपको उसके आगे का पोर्शन, राइट टू फ्रीडम वाला पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा। और आज हम इस क्लास में कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को पैक कर दें, और अगली क्लास में डीपीएसपी हम जो है पार्ट नंबर 4 उसे शुरू करेंगे, और जहां तक है वो भी एक ही सेशन के अंदर अपना छोटा सा टॉपिक है, पैक हो जाएगा। रुकिए प्लीज। अठारह तक हुआ है, 19 से करना है, ठीक है। क्या चक्कर है? पेशेंस बनाए रखिए, फाइल अपलोड हो रही है।
2 से 4 मिनट अगर आप बिना कमेंट करे रहेंगे तो भी जिंदगी सही चलेगी। तो थोड़ा सा अपने आंखों को, हाथों को और प्यारे से दिमाग को आराम दीजिए। जरूरी नहीं कि हम खाली बैठे तो हमें कुछ टाइप करना ही है। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने एक फाइल को 2-3 हिस्सों में तोड़ के अपलोड करने का सोचा है। उसमें पहला पार्ट जो है ऑलमोस्ट अपलोड हो गया है। जब तक मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ, कभी कभार ऐसे इश्यूज आते हैं लाइफ में, आपके भी आए होंगे, हमारे भी सबके आते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती। और ऐसे में कोशिश करा करिए थोड़ा शांत रहा करें, अननेसेसरी परेशान ना हुआ करें, बिकॉज उससे कुछ हासिल नहीं होगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर बाद में अपलोड कर देना। अगर बाद में अपलोड करने वाली चीज होती तो बाद में ही अपलोड करता। अगर किसी वजह से क्लास को रोक के बैठा हूँ तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, क्लास के बीच में ही अपलोड करने की चीज है ना। तो अब कई लोग कह रहे हैं अरे 408 पेज पूरे पढ़ने होंगे। अब बताइए गौरव जी, आपको मैं क्या जवाब दूं? अगर मैं इसका आंसर हाँ कह देता हूँ तो बताओ, इसका मतलब गौरव जी आपने उसके ऊपर जो मैसेज लिखा था वो तो पढ़ा ही नहीं, है ना। अब किसी का तो नंबर लगना था, बस हुआ क्या, जो सबने सोचा वो गौरव ने बोला, और उसी वजह से अब गौरव का नाम लेके मैं ऐसे कह रहा हूँ। आपने क्या उसके ऊपर का मैसेज पढ़ा गौरव? या बाकी सब मैसेज मैंने आपके लिए टाइप करा था, उसके ऊपर मैं पढ़ भी देता हूँ। केयरफुल रीडिंग ऑफ पेज 4 to पेज 30 parts with articles, पेज 30 to पेज 31 schedules, पेज 32 preamble, other pages only important articles to be read। ये इसीलिए तो लिखा है जिससे कि आप समझ पाओ, है ना। अच्छा, अब मैं पूरा आर्टिकल, अब मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अपलोड करा है? मैं पूरा अपलोड नहीं करूंगा तो बच्चे कहेंगे सर बाकी आर्टिकल हम कहाँ से पढ़े? हमें आर्टिकल 283 पढ़ना था, हमें ट्रेजरीज के बारे में जानना था, हम कहाँ से पढ़े? हमें 356 के सब क्लॉजेस पढ़ने थे, हम कहाँ से पढ़े? इस वजह से पूरी फाइल आपको वहां पर दी गई है और ऊपर मैसेज आपके लिए लिखा गया है कि आपके लिए क्या उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज फाइल अपलोड नहीं हो पा रही, कोशिश करते हैं ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं। अभी तक मैंने आपको आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक पढ़ा दिया है। अगला आर्टिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 19। अभी 2-4 मिनट में मैं दोबारा एक बार ट्राई कर लूंगा। अगर अपलोड हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं है। आर्टिकल नंबर 19 हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो कवर होते हैं आपके राइट टू फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ से आप हेडिंग अपनी डाल के लिख सकते हैं राइट टू फ्रीडम। रुकिए, एक और बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, लास्ट टाइम इन दिस सेशन चल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आप सेशन में बने रहिए, मैं एक बार फाइनल रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, कुछ चेंजेस करके देख रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैसेज करेंगे प्लीज आप, कुछ आपके मैसेजेस मुझे शो नहीं हो रहे हैं। साइट में कुछ इशू है, रुकिए। ऑल क्लियर है, ठीक है। ठीक है, देखिए जिसमें पेशेंस थोड़ी सी कम है या फिर जैसा भी आपको लग रहा है, वो चाहे तो इस क्लास को रिकॉर्डिंग देख सकता है। अगर पेशेंस है तो थोड़ा सा आपको रुकना ही पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, उम्मीद करके कि भाई 2-4 मिनट में चीजें सही हो जाएंगी। क्लास बीच बीच में बार बार रिफ्रेश हो रही होगी आपके सामने।
चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। मैंने आपको पिछली क्लास में जो है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 18 तक पढ़ा दिया था। मैंने आपको बता दिया था लॉ क्या होता है, स्टेट क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो 5 आर्टिकल कवर होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। आपके लिए कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करा है, जो नोट करना है वो मैं आपको साथ साथ लिखवाते चल रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन पर थोड़ी ज्यादा चीजें दिखाऊंगा जिससे कि आपको और बेहतर तरीके चीजें समझ में आए। हम अभी तक इस पेज को पूरा डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, और इसी का डिटेल्ड वर्जन मैंने आपको नोट्स में लिखवा भी दिया है। अब आप अपने नोट्स का आर्टिकल नंबर 12 खोलिए और एक बार उससे चाहें तो इसे मिला भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा गया है कि मैंने करनी है वो इसी का निचोड़ है एक तरीके से, कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आता है, लेजिस्लेचर आता है, और ऐसी अथॉरिटीज आती हैं जो कि या तो भारत के अंदर है या फिर उसके कंट्रोल में है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो मैंने भाषा आपको लिखवाई है वो इससे डिफरेंट है। यही मेरा काम है। अगर मैं यही तोते की तरह आपको वहां पे लिखवा दूंगा तो फिर मेरा कोई काम नहीं है। मैंने फ्रेमिंग इसकी डिफरेंट करी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो फ्रेमिंग है वो ज्यादा सटीक है, वो ज्यादा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड वे में टिक करने में मदद करेगी। ठीक है जी, और वही रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सही है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बेटर है बिकॉज वो पेपर में आपको मदद करेगी। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर लॉ, मैंने आपको जो लिखवाया वो ये है कि लॉ क्या नहीं है, उसी को यहाँ पर लंबे चौड़े रूप में बताया गया है। आप चाहें तो इससे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको जो खुद लिखवाना था वो मैंने बता दिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। मैंने जब पहला पॉइंट पढ़िए, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी कहानी दे रखी है, मैं कहूंगा इसे इग्नोर करो, जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ो और पेपर दे आओ, पेपर में टिक लग जाएगा। अभी तक जितने सवाल आर्टिकल 13 से आए होंगे एसएससी के इतिहास में, सारे सवाल उस बात से बन जाएंगे। ये इसलिए दिखाया जा रहा है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि संविधान में कैसी चीजें लिखी जाती है। आर्टिकल नंबर 14 पे आ गए। मैंने आपको दो बातें सिखाई थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और ये स्टेटमेंट शायद एक आध बार मैंने बोली भी थी जब बीच में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। मैंने आपको बताया था भाई ये दोनों बातें एक ही है, दोनों आर्टिकल 14 के अंदर ही कवर होती है। इसी तरीके आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी होंगी, आप एक बार चाहें तो देख सकते हैं। ये शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, वेल स्टैंड्स, बेथिंग घाट्स, ये सब मैंने आपको वहां पर लिखवा रखा है। ठीक है, हो सकता है फ्रेमिंग थोड़ी अलग हो बिकॉज मैं अपनी भाषा में लिखवाता हूं, बट मुद्दे की बात आपके नोट्स में ऑलरेडी होगी। इसी तरीके आर्टिकल नंबर 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है। अब इसमें क्या है ना, जब आप घर पे भी पढ़ेंगे ना तो ये वाली जो बातें हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे आर्टिकल में आपको लिखा हुआ दिखेगा नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल, नथिंग इन दिस आर्टिकल विल। इसका मतलब ये है कि भले ही पहले दो पॉइंट में कुछ अधिकार दिए गए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो और कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब भारत है पूरा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एसएससी में आप मंत्रालय में नौकरी लेते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उसके अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। इसी वजह से आप देखेंगे तो कुछ लोगों को फॉर्म के पैसे देने पड़ते हैं, कुछ लोगों को फॉर्म के पैसे नहीं देने पड़ते। जिन्हें देने भी पड़ते हैं उन्हें मात्र 100 रुपए देने होते हैं, जो कि आज के समय में ना के बराबर है। एक चाउमीन की जो प्लेट है वो 100 रुपए से ऊपर आती है अगर आप ओके ओके जगह भी खाते हैं। छोले भटूरे की प्लेट आती है 100-150 रुपए की। तो जो फॉर्म का प्राइस रखा गया है वो ऐसे रखा गया है कि हर कोई उस फॉर्म को भर सके। वो एक तरीके से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ सो एंड सो बी डिस्क्रिमिनेटेड, ये बात भी आपको पता ही है ना। अब ये कहने का ये मतलब नहीं कि पार्लियामेंट अपने पास से कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप इन पॉइंट्स को पढ़िए, Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or post in favor of any backward class. ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, रिजर्वेशन इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज डिफरेंट ट्रीटमेंट। तो ये पॉइंट नंबर 4 इसलिए ऐड करा गया है जिससे कि कोई फंडामेंटल राइट किसी को ये ना लगे कि मेरे छिन गए। फंडामेंटल राइट 16 में लिखा गया है साफ साफ कि भाई भले ही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी जो भारत है वो जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए अलग से कुछ प्रोविजंस बना सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यानी ये जो पॉइंट 3 और 4 है ये सरकार अपने खुद के डिफेंस के लिए क्रिएट करती है कि भाई पहले दो पॉइंट में आपके लिए अच्छी अच्छी बातें कह दी, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली फैसला मेरा ही होगा, जो कि देखा जाए तो सही भी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश है पूरे तरीके, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल नंबर 16 है एबोलिशन ऑफ टाइटल। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो डायनेस्टिक टाइटल्स थे वो एबॉलिश हो चुके हैं, लेकिन जो एकेडमिक मिलिट्री टाइटल्स हैं वो एबॉलिश नहीं हुए। ठीक है जी, ये आप समझ पाए। अब ये क्या है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। मान लेते हैं आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, यस आर्यन, तो उस केस में बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के आप क्या किसी और देश के किसी और इंसान से कोई भी गिफ्ट वगैरह ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिकॉज आप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं 24 घंटे के। आपको अभी से बता दूं, जब आप वहां ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको बताया जाएगा, आप 9 से 6 के गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, 24 आवर गवर्नमेंट सर्वेंट है आप। यानी आउटसाइड ऑफिस आवर्स आल्सो यू नीड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये जो जीएसटी के नए नए जो इंस्पेक्टर ये लोग बनते हैं, ये रील्स बनाते हैं, यूनिफॉर्म के साथ बियर्ड बढ़ा के काला चश्मा पहनते हैं, उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही कि वो कितनी वैल्यू वाली चीज है जो उन्हें मिली है। ये दिवाली का गिफ्ट नहीं है जो उन्हें यूनिफॉर्म मिल गई है। कम से कम उस यूनिफॉर्म की कदर करे। आर्मी यूनिफॉर्म पहनती है, हमारी पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है ना, बहुत सारे रिजर्व फोर्सेस है जो यूनिफॉर्म को पहनती है। अब ऐसे में यूनिफॉर्म की इंसल्ट होती है। अगर आपको वो सब करना है तो सिविल ड्रेस में करिए, यूनिफॉर्म में वो सब बिल्कुल भी सही नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, जीएसटी एज अ डिपार्टमेंट डिमीन होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट 24 घंटे के हैं, तो आप अगर भारत की सरकार का हिस्सा है तो आप किसी दूसरे देश से कोई भी फेवर नहीं ले सकते अनलेस अंटिल आपको परमिशन दे कौन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता हम में से किसी को प्रेसिडेंट साहब आके कोई परमिशन दे देंगे। तो मान के चलिए कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको आर्टिकल नंबर 18 तक समझ आ गया। अब मैं शुरू कर रहा हूं इस क्लास का कंटेंट। आप समझ रहे हैं, जो बच्चे कह रहे थे कि सर बाद में अपलोड कर देना, आपकी इंटेंशन बिल्कुल अच्छी थी, बट मैं भी मजबूर हूं, जब तक ये स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं आपको कैसे ही पढ़ा सकता हूं। अब मैं जो क्लास का जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 19 से शुरू होता है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम दो तरीके का है, पहला है 19 से 22 वाला, उसके बाद है 25 से 28 वाला। 25 से 28 वाला रिलीजन का है और ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एटसेट्रा का है। आपको जो पूर्णिमा जी नोट्स में लिखवाया गया है आपको सिर्फ वही पढ़ना है, इसे बस एक बार रीड कर लेना है अगर आप चाहें तो। ठीक है, रीडिंग करने से आपको और बेहतर तरीके समझ आ जाएगा, बट जो नोट्स में लिखवाया गया है वही आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, लेट मी एक्सप्लेन माय लॉर्ड। वो श्रेया देखिए, जो हमें ऑनर्स मिले हैं ड्यू टू आवर पोजीशन वो अलाउड है, वो अच्छी बात है। वो पोजीशन की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को अगर कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति कुछ ओहदा देता है, इट इज नॉट फॉर माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनमोहन सिंह जी, नो, इट इज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो इंसान को नहीं, सीट को ऑनर मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। आर्टिकल नंबर 19। अब आप यहाँ से जो है कॉपी पेन उठाएंगे और अपने नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ। क्या आप तैयार हैं दोस्तों, मेरे मित्रों? अब पूरे तरीके क्लास में आ जाइए। आपको क्या लिखना है मैं आपके लिए लिखते चलता हूं। एक काम करते हैं, चलो फेयर डील करते हैं। पहले मैं स्क्रीन पर आपको रॉ एक्ट यानी रॉ आर्टिकल पढ़वाऊंगा, आपको मेरे साथ उसे सिर्फ समझना है। फिर मैं आपके लिए डबल मेहनत करूंगा, मैं आपके नोट्स इधर बनाऊंगा, उधर आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, पहले स्क्रीन पे समझाऊंगा तब कुछ मत लिखना, बाद में जो मैं लिखूंगा वो आप लिख लेना। आर्टिकल नंबर 19, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। अब ये चीज थोड़ी खतरनाक है, एटसेट्रा। संविधान जैसी चीज में आप एटसेट्रा लिख दोगे ना तो वो ओपन एंडेड बात बन गई। यानी क्या इसमें एक्सप्रेशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। असेंबली आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो ये ओपन एंडेड है एक तरीके से, एटसेट्रा जैसी चीज नहीं आनी चाहिए संविधान में, बट कोई बात नहीं, जैसा है तैसा है। ये कहना चाहते हैं कि क्या जो मैं बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ? जी हाँ, बोल सकते हो, लेकिन ऐसे तो फिर मैं किसी को भी कुछ भी कह दूंगा, फिर बोलने पे जेल के हो जाती है। बिकॉज अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ जिससे हिंसा होती है या फिर जिससे देश की सिक्योरिटी पे बात आती है तो मैं वो नहीं बोल सकता। याद रखेंगे क्या क्या है हमारे पास अधिकार, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बातों को बोल सकते हैं। ठीक है, पीसफुली असेंबल कर सकते हैं विदाउट आर्म्स के। इसका मतलब हाथ घर छोड़ के जाएंगे क्या? ठाकुर बन के जाना है अपने को? नहीं। यहाँ पर आर्म्स का मतलब है वेपन्स, हथियारों की बात हो रही है, बाजुओं की नहीं। ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो टू वगैरह लिखा है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कि ये सेकंड पॉइंट कब ऐड हुआ कब हटा वो सब अपने पेपर में नहीं आता। हम एसोसिएशंस और यूनियंस बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या होता है, जैसे लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, इससे क्या होता है लोग मिलकर काम करते हैं और उससे ग्रोथ होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जिसमें आप ऐसा मान लीजिए मोहल्ले की सोसाइटी है जिसमें सब लोग मिलकर जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से किसी को जरूरत है तो वो पैसा दे देते हैं। देसी भाषा में बता रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी लोगों के द्वारा आपस में ग्रुप के रूप में सोसाइटी बनाई गई है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या आप बाहर जा सकते हैं कहीं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। क्या अंडमान निकोबार भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बट क्या आप जेल के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो फिर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैसे हो गया? क्या पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं बिना बात? नहीं जा सकते। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जज के घर के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो फिर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों हो गया? बिकॉज इन सभी के साथ लगे हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं इनके साथ। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भाई, आप स्पीच देंगे तो वो देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आप इंसान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पोस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यू कैन क्रिटिसाइज माननीय नरेंद्र मोदी जी, बट यू कैन नॉट, यू शुड नॉट क्रिटिसाइज इंडिया।
और सो कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज दैट इज अ पोस्ट। उस पोस्ट का सम्मान हमारे अंदर होना ही चाहिए, बिकॉज उस पोस्ट तक किसी को पहुंचाने के लिए पूरे देश ने मिलकर वोट डाले हैं। ठीक है, सीट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यूनियंस बननी चाहिए, बट वो यूनियंस ऐसा थोड़ी कि एक यूनियन बना दी जिसमें बैठ के बम बना रहे हैं, नहीं कर सकते ना, ऐसे पिस्तौलें बन रही है बैठ के, तो ये तो यूनियन नहीं चल सकती। इसी तरीके टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। यानी एक पर्टिकुलर जगह हम जाके बैठ गए हैं जो कि इलीगल है हमारे लिए, हम वहां पे नहीं जा सकते। जैसे आर्मी कैंट वाले जो इलाके होते हैं वहां पर हम नहीं जा सकते, बिकॉज वो एरिया जो है सिक्योरिटी बेसिस पे चलता है, तो लिमिटेड मूवमेंट वहां पर होता है। ठीक है, और टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी मैं जहां चाहे वहां सेटल हो सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मुरादाबाद में, चाहूँ तो चंडीगढ़ में, चाहूँ तो मैसूर में, चाहूँ तो भुवनेश्वर में, जहां चाहूँ मैं वहां पे सेटल हो सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों का फोकस बहुत कमजोर है, शायद इसी वजह से थोड़ी दिक्कत भी आपको आती है पढ़ाई में, मैं साफ कह रहा हूँ। आपको पढ़ाया जा रहा है पॉइंट नंबर डी, आपका फोकस है पॉइंट नंबर एफ पे, और उसके बाद एक बच्चा पूछता है, दूसरा बच्चा उसका आंसर देता है। ये दोनों ही है इन जनरल, बाकी लोग ये नहीं समझ रहे कि ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा। समय के साथ बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा। आप एक बार घर के बाहर निकल के देखिए कितना कंपटीशन है इस एग्जाम में। आप अगर ऐसे सिली सिली मैसेजेस कर करके जो है बात करते रहेंगे तो पता भी नहीं लगेगा कब पेपर का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि अरे नॉलेज तो मुझे बहुत है बट मेरे नंबर नहीं आ रहे। थोड़ा विचार करिए इस बारे में। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, क्या मैं कोई सा भी प्रोफेशन कैरी कर सकता हूँ? जी हाँ, बट अगेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता बिना लाइसेंस के जो है मैंने खाना बनाने की फैक्ट्री खोल ली, है ना। खाना बनाने के लिए लाइसेंस मुझे चाहिए होता है, वेपन्स वेपन्स में डीलिंग के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली उसके एक प्रॉपर प्रोसीजर होंगे तभी मैं वो काम कर सकता हूँ। बट यस, आई कैन प्रैक्टिस दैट थिंग अगर मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ तो। अब जो 19F आपको नहीं दिखा, वो पहले था राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। 19 का 1 का एफ, यानी 19 के 1 का एफ, बट वो अब रिपील हो गया। याद है ना, आर्टिकल 31 भी हट गया, आर्टिकल नंबर 19 1 का एफ भी हट गया, और अब ये पूरी बातें चली गई हैं कहां पर? ये चली गई हैं आपके आर्टिकल 300A पार्ट 12 में चली गई। आगे चल के लिखवा दूंगा। क्या आपको पूरा पेज समझ आया? चलो अब मैं आपको इसके नोट्स बनवा देता हूँ। अब इसमें भी क्या है, जैसे ये 1 वाला पॉइंट है, इसी के जो मैंने आपके लिए सिर्फ एक बात लिख दी ना, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उसको समझाने के लिए देखो संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई बी में ऐसा ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, सी में ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, डी में ऐसा है, तो समझ रहे हैं आप। तो ये सब डेटा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज मैंने अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी। सिंपली ये लिखे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, पेपर में इससे टिक लग जाएगा। अब आप हेडिंग डालेंगे आर्टिकल नंबर 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। अब इसमें इसका 1 का ए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं हिंदी वाली फाइल जब तक देख लो अपलोड हुई नहीं हुई क्या हुआ, आप इसे नोट करिए जब तक। हो रहा है काम, कोई बात नहीं, चलो बाद में देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने को ध्यान रखना है, पहले में स्पीच है, दूसरे में है असेंबल पीसफुली, तीसरे में है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, चौथे में है मूव फ्रीली, और पांचवे में है सेटल वाला। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, समझ पा रहे हैं ना? मैं एक एक का शॉर्ट में निचोड़ अगले पेज पे लिख रहा हूं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, ये सीक्वेंस में आपको याद करने हैं नेहा जी, बिकॉज वो सीधा पूछता है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली कौन सा ऑप्शन देगा। 19 का 1 का ए, 19 का 1 का बी, 19 का 1 का सी, 19 का 1 का डी। तो 19th आर्टिकल एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिटेलिंग के मामले में। एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी हट चुका है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है रिपील्ड।
लिखिए, डी अगले पेज पे लिखता हूं। बिल्कुल टफ है डॉक्टर स्ट्रेंज। जिसे लगता है एसएससी के अंदर जीके का पेपर की तैयारी करना आसान है, उसे भी पता ही नहीं सिलेबस क्या है। बस उसे ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है कि अरे पॉलिटी 10 घंटे पे खत्म, 5 घंटे में खत्म। नहीं, अगर सच में आप मुझे बताओ, क्या मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ? नहीं पढ़ा रहा मैं। क्या सब सिलेबस का है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब सिलेबस ही ज्यादा है ना उसमें, मैं और आप क्या कर सकते हैं? बस किसी को पता है, किसी को नहीं पता, इतनी सी बात है। किसी को अभी पता है, किसी को 2 साल बाद पता लगेगा, इतनी सी बात है। नदी ऊपर से सबको दिख रही है कि नदी में पानी है, सबको लग रहा है कम गहरी है। जो जो उसके अंदर कदम रख रहा है, उसे उसे पता लग रहा है कि ज्यादा गहरी है। कोई आज रख रहा है, कोई 2 साल के बाद रखेगा, क्या फर्क पड़ता है? जो नहीं रखेगा वो पार नहीं कर पाएगा। सबको लग रहा है कोई हेलीकॉप्टर आएगा यूट्यूब वीडियो का, जिससे कि मैं नदी पार कर लूंगा। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आने वाला। नोटेड। जी नंबर, अभी मैं इसी को नोट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कुछ अलग है। अभी मैंने ABCDEF लिखा, मैं जी लिख रहा हूं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड एटसेट्रा। ई, देखिए कुमार जी, जो 4th नंबर पे है ना, वो ये है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। 5वें नंबर पे मैं कहीं भी बस सकता हूँ। यानी मेरा मन है कि मैं देहरादून में मकान लेके वहां पे अपना जीवन बिताऊं, तो मैं वैसा कर सकता हूँ। 5वें, चौथे में आना जाना है, 5वें में रहना है। और जो अपना जी वाला है, 8वां, सॉरी, जो 7वां है, उसके अंदर है अपना कि मैं कोई सा भी बिजनेस कर सकता हूँ। इसे ABCDEF के नाम से ही याद करना है। कुमार, समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं? एक बार आप डिटेल में लिखिए अपना मैसेज। सेकंड और थर्ड वाले में डिफरेंस क्या है? यूनियन बनाना राजीव, जैसे कि ऑफिस में यूनियंस होती हैं। जैसे एक फैक्ट्री है जिसमें लेबर की यूनियन है, वो एक अलग चीज है। असेंबली का मतलब, मान लेते हैं कि मुझे नारेबाजी करनी है या मुझे जंतर मंतर पे किसी चीज का विद्रोह करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ, अनलेस अनटिल वो पीसफुल हो। ये सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये सारे जो मैं हाथ से अपने लिख रहा हूँ, ये आपको, अगर आप बिना कॉपी में लिखे इसे पढ़ना चाहते हैं, तो सेशन खत्म होने के कुछ समय के बाद इस क्लास की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, सेशन पीडीएफ करके। वहां पर आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। रिसाइड एंड सेटल, ये लिखा है, रिसाइड एंड सेटल लिखा हुआ है। ठीक है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, सब जगह होती हैं यूनियंस, अधिकतर जगह। अधिकतर ऑफिस में भी आपको एक काइंड ऑफ यूनियन मिलेंगी, जो कि लीगल है, प्रॉपर है, जरूरी है, अच्छी है। ठीक है जी, क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ये रट्टे मारने हैं, घोट के पीना है कि डी पे क्या है, सी पे क्या है, बी पे क्या है, पता होना चाहिए। एडवांस में बता रहा हूँ, पेपर में गलती हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब ये सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, बस ऐड करा है ये दिखाने के लिए कि दुनिया कितनी जो है मुश्किल से चलती है। ये सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं इसके बदले आपको एक निचोड़ लिखवा रहा हूँ इसका। देखो, ये पूरा हम समझ गए, इसके बाद आप नोट करो। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकता है। यानी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो देश के खिलाफ है, तो वो गलत है। मैं आपके लिए एक चीज लिख देता हूं, डिसेंट इज अलाउड, सेडिशन इज नॉट अलाउड। ये क्या है भाई? ये क्या चीज आ गई? डिसेंट मीन्स अपोजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अपोजिंग द कंट्री। देखिए, मैं भारत सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको अपोजिशन कर सकता हूं, मुझे अधिकार है। बहुत अच्छी बात है, अगर मुझे उसमें कुछ कमी मिल रही है मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलना भी चाहिए। लेकिन मैं भारत का विद्रोह नहीं कर सकता। यानी भारत गलत है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। भारत की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में कुछ कमियां हो सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? डिसेंट इज अलाउड, डिसेंट इज सिंपल डिसएग्रीमेंट, और सेडिशन का मतलब है एक तरीके से आप देश के खिलाफ हो गए हैं। और एक
लॉ भी है, लॉ ऑफ सेडिशन, ये आप ध्यान रखेंगे, सेक्शन 124A नोट करिए। यस श्याम, बिल्कुल अलाउड है। इसी के नीचे लिख देता हूँ इंडियन पेनल। कोई फर्क नहीं है जसविंदर, जैसे अलग अलग जो कोड होते हैं उनमें हम सेक्शन कह देते हैं, संविधान में आर्टिकल है। पेनल कोड आईपीसी 124A, ये वाला स्पेशल है रोशनी जी, इसलिए लिखवा रहा हूँ, सारे नहीं लिखवा रहा, गिने चुने एक दो ही लिखवाता हूँ पूरे कोर्स में। देखिए, अगर कोई देश के खिलाफ कुछ बोलेगा तो क्या उसे सजा होनी चाहिए? तो वो सजा कहीं तो लिखी होगी ना, तो वो कहां लिखी गई? आईपीसी की धारा 124 के तहत। नोट कर लिया भाई, चलें आगे। इसी तरीके का आईपीसी की धारा है 144, ये तो सुनी होगी, न्यूज में बहुत बार आती रहती है, कहीं पर भी दंगे होते तो लग जाती है। यूज्ड टू कर्ब, या ऐसा लिखिए, कर्ब ही लिख देते हैं, अनलॉफुल असेंबलीज ऑफ पीपल, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कर्ब का मतलब कम करने के लिए, बंद करने के लिए, रोकने के लिए, अगर अनलॉफुल असेंबली होती है लोगों की जिससे लगता है आगे जाके दंगे बढ़ सकते हैं, तो उस इलाके में धारा 144 लगा दी जाती है। ठीक है जी, मैंने आपको अभी तक जो बताया है, यहाँ पर सेडिशन लॉ का यूज थोड़ा सा बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको जो है 144 का यूज बता दिया है ना। ये है 124 यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पर 144 इस्तेमाल हो सकता है, नोट कर लीजिए। और जिसे लगता है ये मुश्किल है तो बस मुश्किल तो है, हफ्ते में 5 दिन, साल में 200 दिन ऑफिस जाकर जिंदगी एंजॉय करते हुए, वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हुए, अगर आपको 70-80 हजार रुपये महीना पहले महीने से सैलरी उठानी है, दिस इज द मिनिमम यू शुड डू। यस बिल्कुल सही, अनलॉफुल लिखा है, अनलॉफुल असेंबली ऑफ पीपल। ये है अपनी देसी भाषा, ये लिख लेना, बस याद रहेगा पेपर में, दंगे रोकने के लिए करा जाता है। ठीक है, आगे चलें। एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करो, आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या है, आपको आगे चल के बताऊंगा। एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या है आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाय यूज ऑफ आर्टिकल 358 लिख लीजिए। कर्फ्यू भी कुछ कुछ यही है नीरज, कर्फ्यू में भी ये होता है कि आपको घर से बाहर निकलना मना होता है। ठीक है, सेक्शन सॉरी आर्टिकल 358 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 19 को आप सस्पेंड कर सकते हैं, बट वो तभी होगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो। प्रेसिडेंट रूल में सस्पेंड नहीं होता, प्रेसिडेंट रूल तो एक अलग चीज होती है पूरे तरीके, वो 356 है, 8 नहीं है।
अरे आगे आर्टिकल 19 समझ। चलो अब आगे चलते हैं। आर्टिकल 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये क्या है जी? क्या मुझे किसी ऐसी गलती पे सजा हो सकती है जो मैंने गलती करी ना हो? नहीं हो सकती। ये है इन शॉर्ट मुद्दे की बात। यानी अगर मैंने कोई ऑफेंस करा है तो वो ऑफेंस होना चाहिए एज पर लॉ। आपको बुरा लग गया, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो ये भी बुरा लग जाता कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो बिल्ली कहीं आना जाना छोड़ दे, उसकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है ना? तो आपको बुरा लगने से कोई मतलब नहीं है। जो लिखा गया है किताबों में, लॉ में, उसके हिसाब से वो एक वायलेशन ऑफ लॉ होना चाहिए, तभी मुझे जो है सजा होगी। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। वही फैंसी भाषा लिखी गई है। मुद्दे की बात यह है कि मुझे सजा एक ही बार मिल सकती है एक गलती की। जैसे कि मैंने हेलमेट नहीं पहना और मेरा 1000 रुपए का चालान कट गया, मैंने 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। जैसे ही मैंने 1000 रुपए दिए और मैं बाइक पे बैठा, उसने कहा, तुमने हेलमेट नहीं पहना, लाओ 1000 रुपए। तो मैं कह रहा अभी तो दिए, कह रहे नहीं अभी भी तो नहीं पहना। तो मैं कहा ठीक है भाई, लो 1000 रुपए लो। 1000 रुपए लेते कह रहे तुमने हेलमेट नहीं पहना। तो सोचो कितना गुस्सा आ जाएगा। यानी अगर मैंने एक गलती करी है तो मुझे उसकी एक ही बार सजा मिल सकती है। भाई गलती हो गई, ठीक है, मैंने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, मुझे 7 साल की सजा हो गई। 7 साल के बाद मैं बाहर आ रहा था, जज साहब ने कहा तुमने मर्डर किया था ना 7 साल पहले, चलो मर्डर की सजा है 7 साल की। मैं अभी तो अरे कह रहे बस बाय, ओवर एंड आउट। फिर से 7 साल के लिए बंद कर दिया, और ये 7 का टेबल में बैठ के जेल में याद कर रहा हूँ। तो ये सब गलत है, यानी एक गलती की एक ही बार सजा होगी। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ कोई कैसे बन सकता है? मुझे ही पीट के कह रहे हैं कि तुम्हें अदालत के सामने बोलना है तुम्हारे ही खिलाफ कि तुमने जुर्म किया है। मेरा वकील कहेगा भैया ये क्या हो रहा है? कंपेल्ड का मतलब जबरदस्ती करी जा रही है मेरे साथ, ठीक है जी। पहला पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। समझ पा रहे हैं ना? और इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन which might have been inflicted under the law in force at the time। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आज किसी गलती की सजा है 1000 रुपए हेलमेट ना पहनने की, मान लो, ठीक है। मेरा चालान कट गया, मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तो क्या होगा? मुझे टाइम मिलता है ना चालान जमा करने का। कल ही वो चालान हो गया 10,000 रुपए का, तो क्या मुझे कल 10,000 देने पड़ेंगे? नहीं। मैंने गलती आज करी, आज की सजा 1000 थी, तो मुझे 1000 देने पड़ेंगे। बातें बड़ी कॉमन सेंस वाली है, बट स्टिल पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 20 के अंदर हम 3 बातें समझेंगे। पहला, कन्विक्शन बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दूसरा, एक गलती की एक सजा। देसी भाषा में लिखो, खत्म करो। मैंने क्या करा है, पहले 2 पॉइंट को निचोड़ के एक सिंगल बात बना दी। तीसरे नंबर पे, accused cannot be a witness against himself। विटनेस होता है गवाह। पुलिस वाले मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं इतना कि मैं कोर्ट में जाके कह दूं कि जज साहब मैंने देखा था कि मैंने खून किया था। कहाँ देखा था? शीशे में। तो वो सब नहीं माना जाएगा, जज साहब का दिमाग खराब हो जाएगा, कहेंगे क्या बोल रहे हो यार तुम्हें, ठीक है। तो अगर मैं एक्यूज्ड हूं तो मैं खुद के ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता। ये 3 बातें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट 1 ये है कि जो भी कन्विक्शन होगा, यानी जो भी मुझे सजा सुनाई जाएगी ना, वो एज पर लॉ होगी। यानी अगर एक गलती की 10 रुपए पेनल्टी है तो 10 रुपए ली जाएगी, और वो आज अगर मैंने गुनाह करा तो आज के हिसाब से मुझे सजा सुनाई जाएगी। और गलती वही जो कानून कहे, आपके मूड के हिसाब से नहीं। कि पुलिस वाले भैया जा रहे थे, हमने उन्हें सलाम साहब नहीं बोला, वो बुरा मान गए और उन्होंने मुझे 6 साल की सजा सुना दी, ये सब नहीं चलेगा। श्रेया, विटनेस का मतलब है गवाह। अपना गुनाह एक्सेप्ट करना और उसके खिलाफ गवाही देने में फर्क है। चलिए बढ़िया है।
सर केस में तारीख पे तारीख कैसे मिलते रहता है, ये नहीं समझे। अच्छी बात है, नहीं समझे, क्योंकि बहुत ही बुरा जोन होता है वो। देखिए अदालत में बहुत ज्यादा डिले है अपने यहाँ जुडिशरी में। रीजंस भी हैं उसके ऑब्वियसली, बट वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है जिसपे बीतती है। तो अच्छी बात है वो आप कभी आपने उसे फेस नहीं करा। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है पेंडिंग, इस वजह से फटाफट केसेस आगे बढ़ाए जाते हैं। और अदालत का ये भी मानना है कि जब तक सटीक इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक फैसला ना ले। उसी का फायदा वकीलों के द्वारा उठाया भी जाता है, केसेस को आगे बढ़वाया जाता है। आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मारना छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बिल्कुल राहुल। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी मेरी जो जिंदगी है ना, वो मेरी है, उसमें किसी और का कोई कनेक्शन नहीं है। आप अपनी कॉपी में सिर्फ इतना लिख लीजिए, आर्टिकल नंबर 21, और उसके आगे प्रोटेक्शन वाली पूरी बात लिख लीजिए, बस इतना ही काफी है। जहां पर नीड नहीं है वहां पर जबरदस्ती पन्ने नहीं भरवाऊंगा, बस इतना सा लिखो, खत्म करो। कुछ रह गया क्या? 20 तो हो गया ना, 21 है। नोट करिए। जी हाँ श्रेया, जो जो मैं लिख रहा हूं अपने हाथ से वो आपको बस नोट करना है। करा जी आपने नोट? अब एक छोटा सा फैक्ट आपको इसी के नीचे नोट करा देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। ये कुदरत जो है ये अधिकार देती है इंसान को या हर एक जीव को, ये इतना इंपॉर्टेंट है जीने का। एक पेड़ भी जो है ना, उसे जिस तरफ धूप मिलती है वो उस तरफ मुड़ जाता है। अब इससे पहले आप रो दे कि अरे सर तो कभी बन गए, मैं आपको बस ये लिखवाना चाहता हूँ कि आर्टिकल 21 को जो है बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। याद रखेंगे, सोल नहीं है, बेडरॉक है। अलग अलग शब्द है, शब्दों पे रट्टे मारने, पेपर शब्द ही पूछता है। बेडरॉक का मतलब बेस कह सकते हैं आप। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल सिलेक्ट करना हो तो कह सकते हैं राहुल, वैसे 32 सिलेक्ट करेंगे पेपर के लिए तो 32, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहिब कह गए हैं। कीवर्ड है यारिशी, मैं इसे चेंज नहीं करना चाहूंगा, इट इज बेड रॉक। मैं बस ये रट्टा पढ़वाना चाहता हूं आपको इस शब्द पे। 21 क्यों नहीं? 21 ही तो है, 21 देखो ना। चलें आगे। 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है सलोनी, बट पेपर देखो, पेपर जो मांगता है वो बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, इक्वालिटी हटा दो तो भी दिक्कत है जीवन में। तो अगला आ गया जी आर्टिकल नंबर 21A। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद रखना है। आप ऐसे लिखिए आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। नोट करेंगे फटाफट। एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, लिखा भी होगा कहीं, ऐड करा था ये रहा ना, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत इसे ऐड करा गया है। और इसमें क्या है, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं इन्हें मिलेगी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये ब्रैकेट याद रखनी है, पेपर ने पूछा है मेरा ख्याल सीजीएल 2022 या 21 के मेंस में ये सवाल। 6 से 14, 8 से 14 ऐसे करके कुछ ऑप्शंस बनाए गए थे। फ्री तो है ही, कंपलसरी भी है। कंपलसरी क्यों है? क्योंकि अगर बच्चे के ऊपर छोड़ दोगे तो कोई पढ़े ही ना, आप ना पढ़े। आप ये 6 से 14 साल वाले बच्चे को क्या कह रहे हो? यानी जबरदस्ती उसे पढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि उसे बड़ा होकर समझ आएगा अरे पढ़ लेता तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन तब तक तो बड़ा हो चुका तो उसका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए बचपन से उसे जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दरोगा मंगनी राम ने एक बात कही थी कि सड़ जाओगे बिना चार्ज के। दरोगा का पावर मालूम है ना?
ऐसे करके उन्होंने एक डायलॉग मारा था अजय भाई को, अजय देवगन को, ठीक है, अमित जी उनका नाम था उस मूवी में, मैं बात कर रहा हूँ गंगा जल की, और उसमें वो वहाँ के नए एसपी बने थे। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखी है तो मैं आपको बस थोड़ी सी बात बता रहा था। कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसे 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, क्योंकि आपका काम यानी पुलिस का काम अरेस्ट करना है, फैसला सुनाना नहीं है, ठीक है, फैसला सुनाना नहीं है। यानी अगर आपने किसी को अरेस्ट करा और आपने कॉपी में लिखा कि मान लेते हैं इस इंसान को हमने इस डेट पे इस टाइम पे अरेस्ट करा और 6 महीने तक वो बेचारा अंदर ही बैठा है, तो ये जो आपने अरेस्ट करा है ये अनलॉफुल हो जाएगा, ये गलत बात हो जाएगी। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यानी अगर मुझे अरेस्ट करा गया तो मेरे पास अधिकार है मैं अपने वकील से बात कर सकूं, उसे बुलाऊं और मेरे को मजिस्ट्रेट यानी जज साहब के सामने ले जाया जाए और मुझे वो बताएंगे जी क्या मसला है। Protection against arrest and detention in certain cases. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds for such arrest and shall not be denied the right to consult a legal practitioner of his choice. सीधी बात यह है कि पहला मुझे बताया जाएगा मुझे क्यों अरेस्ट करा, दूसरे नंबर पे मेरे पास अधिकार है वकील को कंसल्ट करने का। Every person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within 24 hours एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। ये सिंपल सी बात है, ठीक है, बस आप ये ध्यान रखेंगे। अब मैं इसका निचोड़ आपके लिए बना देता हूं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। सबसे पहले अरेस्टेड पर्सन को रीजन पता होना चाहिए अरेस्ट का। वकील वर्ड नहीं लिखा गया तो मैं वही वर्ड लिखूंगा जो संविधान में लिखा गया, लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का अधिकार। दूसरे नंबर पे 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट के अंडर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। देसी भाषा इसलिए लिखी है जिससे रिवीजन में आपको आसानी हो जाए। मैं डिक्टेट कर रहा हूं। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। पॉइंट नंबर 1, अरेस्टेड पर्सन को क्या क्या, पहला रीजन पता होना चाहिए अरेस्ट का, दूसरा लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 22 का दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर अंदर जब वो अरेस्ट हुआ है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने यानी जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। नो कैप्टन, अभी पिछले पेज पे दिखाया था, दोबारा दिखाऊंगा, एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा है। कभी कभार क्या होता है बहुत छोटे से गांव में कोई अरेस्ट हो गया या पहाड़ी क्षेत्र में कोई अरेस्ट हो गया तो वहां पर 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, तो जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करा जाता है। आप देख भी सकते हैं कहीं ना कहीं लिखा होगा है एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। हिंदी वाले एक बार पढ़ दो। रीजन पता होना चाहिए अरेस्ट का, लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का अधिकार, 24 घंटे ऑफ अरेस्ट के अंडर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये हिंदी भाषा चल जाएगी ना, ये मैं आप ही के लिए लिख रहा हूँ। इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है मुझे तो मैं चाहूँ तो इसे अंग्रेजी में भी बना सकता हूँ, बट फिर वो कोई मजा नहीं आएगा पढ़ने में, इसलिए मैं ऐसी देसी भाषा लिख रहा हूँ। यस श्याम, वो बस वहीं पे है। चलें आगे। एक पॉइंट मैंने आपको भी बताया था, कहाँ गया वो बेडरॉक वाला, ये ध्यान रखिएगा। और एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड करना चाहूंगा। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 याद होगा मैंने आपको बताया था आर्टिकल 358 के तहत, वो दिखाता हूँ पहले स्क्रीन पर, आर्टिकल 19 को सस्पेंड करा जा सकता है, बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आपसे कोई नहीं छीन सकता। कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इसलिए इन दोनों को कहते हैं इन एलिनेबल राइट्स। इस शब्द का मतलब क्या है बता देता हूं। एलियन मतलब कोई दूर का, यस श्याम, कभी भी नहीं। इन एलिनेबल मतलब इससे आपको कोई दूर नहीं कर सकता। समझ पा रहे? ये आपसे अलग नहीं हो सकते, चाहे देश में कुछ भी चल रहा हो। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 आपके पास हमेशा रहेंगे। पेपर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ऑप्शन देगा 15, 16, 19, 20, तो 20 को पहचानना है। अगर 20, 21, 22, 24 लिख देगा तो आपको पहचानना है कोई सी दो ऐसी हैं जो कि 20 और 21 है जो आपकी कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती।
ठीक है जी। आपको मैंने आर्टिकल 19, 20, 21, 22 पढ़ा दिया है। ये मेरी तरफ से मेरा बेस्ट है फंडामेंटल राइट्स का। अगर आपको लग रहा है ये भी कम है तो मेरे कहने से आप अपने जीवन का आधा 1 घंटा निकालो, 2, 4, 5 जगह से फंडामेंटल राइट्स पढ़ के देखो, तब आपको समझ आएगा कि मैं जो लेवल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ वो क्या लेवल है। अगर आप कभी कभार होता है ना, इंसान को कंपेयर करने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है, बिल्कुल पढ़ के देखो, तब आपको समझ आएगा कि ये जो कंटेंट है ये किस लेवल का कंटेंट है। मतलब लोग इससे कम स्टेट लेवल पे पढ़ के पढ़ा के खत्म कर देते हैं। आजमाना हो कभी भी किसी की भी, कोई भी कैसी भी, पूरे इंटरनेट पे क्लास आजमा के देख लेना, मतलब इससे कम में पीसीएस का निपटा देते हैं लोग। आर्टिकल 21 देख लीजिए। 21A में बस इतनी सी बात लिखनी है, राइट टू एजुकेशन है। इस अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट है, ये ईयर है, और 6 से 14 फ्री है कंपलसरी। चले जी आगे। आर्टिकल 22 तक सब तैयार करा दिया। ये वही फैंसी बात है, देखो मैं ये सब कवर नहीं करा रहा बिकॉज इसका कोई यूज नहीं है, अपने को वकील नहीं बनना है। आर्टिकल 22 में मुद्दे की बात बता दी है, ये भी उसी का हिस्सा है कि जो पहले और दूसरे में नहीं है, ये सब बातें मैं नहीं पढ़ा रहा। अब देखो कितना सारा डेटा है अननेसेसरी वाला, ये भी इसी के साथ है, सब अभी आर्टिकल 22 ही चल रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझे। आर्टिकल 21 क्या है? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलो आर्टिकल 22 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये स्लाइडें बेचारी आगे पीछे हो गई हैं सारी। एक बार आपको इससे दिखा देता हूँ। हमने पिछली क्लास में ये दोनों कवर करे थे और ये 5 कवर करे थे। इस क्लास में मैंने आपको ये सारा पोर्शन बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है, बेहतरीन तरीके। अब मैं आगे चल रहा हूँ और आपको आर्टिकल 23 और 24 पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए फिर से मुझे एक बार वही कष्ट सहना पड़ेगा, फाइल अपलोडिंग का। आपको भी सहना पड़ेगा मेरे साथ मिलके, ठीक है। और इसी बात पे अर्ज किया है, कमेंट सेक्शन में कर देता हूँ ऑफ, बस इतना सही अर्ज किया है। रुकिए जरा, मैं एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ फाइल अपलोडिंग। आप सेशन में प्लीज बने रहिए। पढ़ लो भैया पढ़ लो, प्यारे से दिमाग को थोड़ा शांत भी कर लो, अपना ही है। चलिए, आपको आर्टिकल 23 वाली स्लाइड दिख रही है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अब आर्टिकल 23 से बचे हुए आर्टिकल आपको मैं कवर कराऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन है। एक काम करता हूँ, आपको मैं 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है। आप सेशन में बने रहेंगे, 2 मिनट का ब्रेक है आपके लिए। आपकी चैट में ऑफ कर रहा हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं 1 से 2 मिनट में। मैं पानी वानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आप भी 1 आध मिनट रुक जाइए। उसके बाद नए सिरे से हम आर्टिकल 23, 24 समझेंगे। और आज फंडामेंटल राइट्स इसी क्लास में खत्म करके जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगली क्लास में और कुछ बढ़िया पढ़ पाए, ठीक है। सेशन में आप बने रहिए, 2 मिनट के अंदर आपसे मुलाकात करता हूँ। कुछ छापना है तो जब तक आप छाप सकते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। थोड़ा फोकस आपसे मैं रिक्वायर करूंगा, बिकॉज जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम इसे पूरा करेंगे, जिससे कि हम पार्ट नंबर 4 पे बढ़ पाए अगली क्लास में, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है कि 3 खत्म करना ही है, अच्छे से खत्म करेंगे, बट स्टिल वील ट्राई टू फिनिश दिस। चलिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 23, 24 छोटे से हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। 23 के अंदर बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और 24 के अंदर वो बात करता है चाइल्ड लेबर की। 23 में बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और 14 में वो बात करता है चाइल्ड लेबर की। अब पहले वाले को देखो, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर दिस दैट, सब प्रोहिबिटेड है। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है जी मैं कुछ ना कुछ जो है पर्टिकुलर सर्विसेज वगैरह बना सकता हूँ, मैं भी समझा देता हूँ। और 24 के अंदर वो कहता है कोई 14 साल से छोटा बच्चा है तो वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा जहाँ का एनवायरमेंट हजार्डस हो। देसी भाषा में बता देता हूँ। अभी निर्मल इसे कॉपी करके रखिए, एंड में आप इसे भेजिएगा मुझे। आर्टिकल 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया किसी इंसान को सामान मान लेना और उसे खरीदना या फिर बेचना, ठीक है। आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड लेबर की।
चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स की एज ध्यान रखिएगा, 18 नहीं है, 14 साल है। क्लास चलेगी कम से कम 3 बजे तक विवेक, अभी मेरा प्लान एटलीस्ट 3 बजे तक कंटेंट कवर कराने का है, तो थोड़ा भी समय लगेगा। बट एक बात बताओ, हम लोग हमारे घर में जैसे मेड वर्क करती हैं, हम उन्हें पेमेंट करते हैं, व्हाई इज इट नॉट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? बिकॉज वी आर पेइंग फॉर देयर सर्विस बट दे आर नॉट आवर बॉन्ड्स, यानी वो अपनी मर्जी से हमारे घर आते हैं और हम उन्हें पेमेंट करते हैं। इट इज अ एग्रीमेंट विद म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो, है ना। जबरदस्ती हम उन्हें बांध के अपने घर में नहीं रख सकते। अगर उन्हें हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आएगा तो वो कल से आना बंद कर देंगे, उन्हें इस चीज का अधिकार है। इसी तरीके जब हम ऑफिस जाते हैं तो वी हैव द राइट टू क्विट एनी डे वी वांट टू, बिकॉज इट इज नॉट बॉन्डेड, बंदिश नहीं है अपने पास वहां पर, ठीक है। आपको ट्रैफिकिंग समझ आ गया क्या है, और आपको आर्टिकल 24 भी समझ आ गया, इतना सही है। मैंने जैसा आर्टिकल था वैसे का वैसे ही चिपकाया, आपको संविधान में ऐसा ही डेटा मिलेगा। छोटी सी बात है तो वो बस बता के मैंने खत्म करा है। आगे चलते हैं जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तरफ, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। सबसे पहले फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये है 25 के अंदर। पहले आपको इससे थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपके प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगा। आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, अच्छी अच्छी बातें, थोड़ा डिटेल में आगे चल के बताऊंगा। जो आर्टिकल 26 से ये कहता है मैं रिलीजियस अफेयर को जैसे चाहूं वैसे मैनेज कर सकता हूं। आर्टिकल 27 जो है ये कहता है कि धर्म को फॉलो करने के लिए मुझे कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी अगर मैं अपने भगवान को मानता हूं तो उससे कोई जीएसटी मुझसे नहीं वसूला जा सकता। आर्टिकल 28 कहता है कि मैं रिलीजियस वर्शिप की प्लेसेस पे जा सकता हूं और वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। चारों बातें काफी हद तक एक जैसी हैं, आराम आराम से इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, ध्यान दो, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, यानी सोसाइटी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कल को मैं ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे धर्म के हिसाब से तो ऐसा मैं कुछ करूंगा जिसमें बाकी सब धर्मों को तकलीफ होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है। बाकी सारे प्रोविजंस अगर सही से चलते हैं तो उस केस में मैं चाहूं तो अपने धर्म को अच्छे से प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपेगेट कर सकता हूं। क्या मैं अपने धर्म का प्रमोशन कर सकता हूं? आंसर इज अ यस। लेकिन क्या उस प्रमोशन में मैं किसी और धर्म को डीमीन कर सकता हूं, यानी निचला दिखा सकता हूं? आंसर इज अ नो। तो अपने धर्म को ऊपर दिखाना करेक्ट है, अच्छी बात है, आपको अच्छा महसूस होता है, बढ़ावा दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। क्या मैं नया धर्म बना सकता हूं? आंसर इज अ यस, बिल्कुल। आप क्या बिना धर्म के जी सकते हैं? आंसर इज अ यस, बिल्कुल। जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हमारे संविधान में बनी कहीं पे नहीं लिखा कि ये 10 धर्म है। बिकॉज रिलीजन हमारा पर्सनल अफेयर है, तो मैं जैसे चाहूं मान सकता हूँ। क्या एक ही परिवार के अंदर एक इंसान जो है एक भगवान को, दूसरा इंसान दूसरे भगवान को मान सकता है? आंसर इज यस, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे गुरुद्वारे जाना पसंद ज्यादा है, आपको मान लेते हैं मंदिर जाना ज्यादा पसंद है, या मुझे मान लेते हैं शेरावाली माता ज्यादा पसंद है, आपको शिव भगवान ज्यादा पसंद है, तो इट्स ओके, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, वही सारी कंडीशंस ऊपर दे रखी है। To manage own affairs in matter of religion, to own and acquire movable and immovable property, to administer such property in accordance with the law। समझाने की कोशिश करता हूँ। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए मैं कोई जगह चाहूँ तो खरीद सकता हूँ, बिल्कुल। जैसे कि हम कई बार होते हैं एक जमीन खरीद के उस पर मंदिर बना देते हैं, या कभी कभार हम क्या करते हैं कोई 4 व्हीलर जैसे छोटे हाथी जैसा टाटा एस होता है उसके अंदर भगवान की झांकी निकालते हैं सड़क पे। वो सब चीजें करने का मुझे अधिकार है, मैं जैसे चाहूँ अपने धर्म को मान सकता हूँ। मेरे को लगता है कि नहीं भाई, मेरे हिसाब से शादी का जो रूल्स रेगुलेशन है, जो मेरा धर्म जिसे मैं मानता हूँ वो ऐसे ऐसे है, तो वैसे कर सकता हूँ। जी हाँ, कर सकता हूँ। अगर मैं एक हिंदू हूँ तो क्या मैं गुरुद्वारे में शादी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं एक सिख हूँ क्या मैं मंदिर में शादी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्योंकि रिलीजन मेरा पर्सनल अफेयर है, तो मैं उसे जैसे चाहे वैसे फॉलो कर सकता हूँ। करे या नहीं करे वो एक अलग बात है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है। कर सकता हूं क्या? आंसर इज यस, ठीक है। बाइक पे आप लिख सकते हैं, बट जो नंबर प्लेट पे लिखते हैं वो गलत है, बिकॉज नंबर प्लेट स्ट्रिक्टली जो है वो बनाई गई है आपके जो बाइक की सिक्योरिटी है उस पर्पस से। लोग नंबर प्लेट पे कुछ कुछ लिख देते हैं, वो गलत है, बिकॉज नंबर प्लेट का पर्पस है अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं तो आपको ट्रैक करा जा सके उसके लिए। अदर देन दैट आप तो जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आपको समझनी होगी कि कई चीजें ऐसी है जो आप करते नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि संविधान आपको वो नहीं करने देता, आपको फर्क समझना होगा। आप समझो, एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा, हमारे जो विकेट कीपर साहब पहले थे MS धोनी, उनके हेलमेट पे इंडिया का फ्लैग था या नहीं था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उनका मानना था कि मैं उसे जमीन पे रखूंगा तो उसमें हमारे फ्लैग की इंसल्ट होती है, यही है ना। लेकिन क्या अब ये रूल बन गया कोई? क्या कोई और विकेट कीपर फ्लैग नहीं बना सकता? बना सकता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये डिफाइन बस एक ही चीज करते, कैन और कैन नॉट, शुड नॉट, विल नॉट, वो सब आपके अपने ऊपर है।
संविधान बस ये कह रहा है कि भाई ये कर सकते हो, करो ना करो वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है। आर्टिकल 26 से फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में जाना बुरी बात नहीं है, बट पेपर आपको ये स्टेटमेंट देके ऑप्शन में देगा 25, 26, 27, 28, तो आपको पहचानना आना चाहिए कि मैनेज रिलीजियस अफेयर किसके अंदर था। 25 में तो नहीं था, 26 में था, 27 में तो नहीं था, 28 में तो नहीं था, तो इस पे प्राइमरी फोकस रखिएगा। 27 है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स बहुत सारी चीजों पे 18% होता है, 18 होता है 9 × 3, नहीं सर 9 × 2, तो 9 × 3 क्या होता है, 27 होता है। मजबूरी में मैंने थोड़ा सा कनेक्शन आपके दिमाग में बैठा दिया, क्योंकि आपको ऑप्शन दिखेगा 25, 26, 27, 28, तो कुछ तो लगेगा टैक्स का, सर ने कुछ 9% का खेल बताया था, तो कम से कम थोड़ा सा याद आ जाएगा 27 नंबर पे, ठीक है। थोड़ा कनेक्शन मैंने आपके दिमाग में इसका बैठा दिया, कम से कम एक जो है हम एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी करते हैं। अगेन क्या सही है क्या गलत है, इज नॉट दी क्राइटेरिया टू टेक दिस क्लास। क्लास लगाने का पर्पस सिर्फ एक है कि आर्टिकल 28 में क्या लिखा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब आपका पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमारे स्कूल्स में क्या आपको पूजा पाठ कराया जाता है? हर स्कूल में कराया जाता है, इनफैक्ट अधिकतर स्कूल्स में तो कराया ही जाता है। तो देखा जाए तो वो कुछ लोग कहेंगे वो गलत है कि भाई हम तो सारे धर्मों को एक मानते, तो हम एक ही धर्म की पूजा क्यों कर रहे हैं? बट वो अधिकार है स्कूल्स का, अगर वो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, बस। वो बाय डिफॉल्ट, जैसे कि मान लेते कोई इस्लामिक नेचर का स्कूल है तो वहां पर उस चीज की पूजा पाठ हो सकती है, कोई ऐसा है जो सनातन धर्म एसोसिएटेड है तो वहां पर उस चीज की पूजा हो सकती है। जनरली ऐसा देखा गया है कि स्कूल्स में हर त्योहार को मनाया जाता है, वो बेस्ट रहता है। क्या आपके हिसाब से स्कूल से रिलीजन को पूरे तरीके हटा देना चाहिए? आंसर शुड बी अ नो। बाय बिकॉज देखिए धर्म भी जीवन का एक हिस्सा है, तो rather than knowing no religion, you better know all the religions। मुझे स्कूल में एक भी धर्म अगर नहीं बताया जाएगा ना तो वो रिस्की है, क्योंकि घर पे तो मुझे एक ही बताया जाएगा और एक के अलावा मैंने जीवन में कहीं कुछ सुना ही नहीं, तो मैं किसी दूसरे धर्म वाले को कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। उससे बढ़िया क्या, घर पे मुझे एक धर्म बताया जाए, स्कूल में मुझे सारे धर्म बताए जाए। उससे क्या होगा, मेरे अंदर जो है थोड़ी मेरी सोच डेवलप होगी, मैं देखूंगा कि अच्छा दूसरे धर्म के कॉन्सेप्ट भी यार अपने धर्म जैसे ही हैं, कुछ कुछ एक जैसे ही हैं, बस वो पूजा अलग तरीके करते हैं, हम पूजा अलग तरीके करते हैं, हम दिवाली पे एंजॉय करते हैं, वो क्रिसमस पे एंजॉय करते हैं। तो धीरे धीरे मेरे अंदर जो है थोड़ा सा दूसरे धर्मों को लेकर अपनापन आएगा, जो कि इस देश की हार्मनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं, लिख देता हूं मैं आपके लिए। आर्टिकल 25 जो है, 25 कहेगा मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, फ्रीडम टू प्रैक्टिस। ये पूरा ही छाप, हाँ एक स्लाइड पहले लिख दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, सही है सही है सही है, पूरा ही लिख देता हूँ। ये वैसे मैं यही वाली लाइन को छाप रहा हूँ, फ्रीडम यहां से लेकर यहां तक मैं पूरा ही छाप रहा हूँ, सीक्वेंस हो सकता है आगे पीछे हो जाए, सेम ही लिख देता हूँ। चलो, फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। यहाँ भी ऑफ आएगा फिर तो, हाँ ऑफ है ना। यहां पर मतलब है उसे मानना और उसे बढ़ावा देना। 23, 24 तो हो चुका है, टैक्स वाला पॉइंट अभी दोबारा बता दूंगा। समझ गए आप प्रियांजल जो आपका डाउट है? देखिए, प्रैक्टिस करना मैं उस धर्म को मानता हूँ, प्रोपेगेट करना मैं उस धर्म को बढ़ावा देता हूँ। प्रोफेशन का मतलब ही एक तरीके से प्रैक्टिस करना है, बट उसे मैं अब मैं एग्जांपल्स नहीं देना चाह रहा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मैं मान लेते हैं सनातन धर्म को मानता हूँ, और एक ब्राह्मण पर्सनैलिटी है जो जिन्हें हम पंडित जी कहते हैं, वो भी मानते हैं, बट वो अलग तरीके मानते हैं, उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा वो धर्म बन चुका है एज कम्पेयर टू मी। तो वो प्रोफेशन की तरफ हो गए, मैं प्रैक्टिस की तरफ हो गया, दोनों अलग अलग नहीं है, ओवरलैपिंग है। रटने पड़ेंगे सलोनी जी, टर्म्स का ही तो खेल है, आगे आप जो है डिपार्टमेंट में जाएंगे तो सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे एक्ट्स, लॉज, रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 25वां हो गया। छठा है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स।
27वां टैक्स वाला है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स लिखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मुझे बताइए कि अगर मैं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा मंदिर में दान देता हूं तो क्या मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा? नो, बिकॉज वो मैं समाज की भलाई के लिए दे रहा हूं। एक्सप्लॉयटेशन वाला तो हो चुका ना, अभी नहीं हुआ क्या एक्सप्लॉयटेशन वाला? ये हो चुका एक्सप्लॉयटेशन वाला नेहा जी, ये बताया ना, ये इसके नोट्स बनवा दिए हैं मैंने, आधा पेज छोड़ दीजिए, ये लिखवा दिया है मैंने 23-24। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मैं आपको बताता हूं नीरज जी अभी इसका आंसर। एग्जैक्ट वर्ड छापना जरूरी है, एक ही बार नोट बनने बढ़िया बन जाए। एनी पर्टिकुलर है, एक ही बात है। नीरज जी, जो जबरदस्ती चढ़ावा लिया जाता है वो इलीगल है, वो गलत है। यानी आपसे जबरदस्ती कोई चढ़ावा नहीं ले सकता। मैं जानता हूं लिया जाता है, हर तरीके से प्रेशर डाला जाता है, सोसाइटी में बने रहना है तो देना पड़ता है वाला सीन भी आ जाता है, बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोबडी कैन टेक दैट मनी फ्रॉम यू। 27 में क्या है कि अगर मैं किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसा देता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, मैं सैलून गया, ठीक है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, मैं वही वाली स्लाइड आपको दिखा देता हूं। मैं गया सैलून, सैलून सर्विसेज पे कितना टैक्स है? सैलून सर्विसेज पे 18% जीएसटी, 500 रुपए लगते हैं, 590 देता हूँ, मुझे याद है अच्छे से, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो 500 के 590 लगते हैं, इस तरीके 200 के 236 रुपए लगते हैं, ऐसा खेल चलता है, 18% टैक्स है। लेकिन अगर मैं कोई पैसा मंदिर में देता हूँ, उसकी रसीद कटती है, तो क्या उस पर जीएसटी, वो एक जीएसटी बिल होना चाहिए क्या? क्या उसके अंदर से भी सरकार को कट चाहिए? नो। सेकेंडली, अगर मैं पैसा कहीं पे ऐसे डोनेट करता हूँ तो उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता, इनकम टैक्स में वो माफ होता है। 80 सी के किसी सबसेक्शन में आता है, सीसीडी 1 बी या सीसीडी, एक बार देख लेना किस में आता है, खैर फर्क नहीं पड़ता वो। मुद्दे की बात यह है कि मंदिर जाने के लिए क्या मुझे कोई टैक्स देना? नहीं। मंदिरों के बढ़ावे के लिए कोई टैक्स देना है? नहीं। देव, अभी इसका आंसर देता हूं, बट मंदिर में जैसे कि देव ने भी लिखा है, काफी बार हमसे फी ली जाती है, एंट्री फी। क्या वो गलत है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो। बाय, बिकॉज वो माना जाता है कि उस मंदिर के मेंटेनेंस के लिए आपसे चार्ज लिया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, वो जो वीआईपी कल्चर है वो सच में बहुत ज्यादा गलत है। वो कल्चर गलत है कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसे तो लाइन में 2 दिन तक लगना है वैष्णो देवी, तब जाके वो माता का दर्शन करेगा। जिसकी जेब में पैसा है वो 5-10 हजार रुपए देगा और वो 2 घंटे में ऊपर पहुंच जाएगा। वो पूरे तरीके गलत है। बट अगेन, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एज पर being a citizen, we can discuss these things, but एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो सब चीजें अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मंदिर में आपने बहुत जगह देखा, अच्छा मंदिर का सिर्फ एग्जांपल है, सब जगह होता है मंदिर, तो इसलिए बोला क्योंकि देव ने मंदिर वर्ड लिखा है। कई बार होता है वीआईपी एंट्री के 100 रुपीज एंट्री चार्ज है, दूसरी जगह पे 30 रुपीज है। उसकी जगह क्राइटेरिया ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है उसके लिए अलग से एंट्री होनी चाहिए, महिलाओं के लिए अलग से एंट्री होनी चाहिए, रादर देन दैट अमाउंट बेस्ड एंट्री सिस्टम। बट अगेन, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। मेरा पर्सनली मानना तो ये है कि भगवान सभी जगह है, तो मंदिर के अंदर जाके ही दर्शन करने से आशीर्वाद मिलेगा। मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता, तो अगर बाहर से भी आप मत्था टेक देंगे तो सेम काम करेगा, बिकॉज भगवान सभी जगह है, तो उस पूरी बिल्डिंग में ही भगवान है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अंदर तक जाना है, जाइए, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं जाएंगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। क्या 27 आपको समझ आ गया? 28 है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये ध्यान रखना, यही लिख देता हूं इसे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चिराग, टॉपिक से थोड़ा हम डाइवर्ट हो रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है वो मेरे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीइंग एन एजुकेटर ऑफ दिस क्लास, मैं आपको फंडामेंटल राइट्स तैयार कराने आया हूँ। आर्टिकल 28 है कि स्कूल्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिलीजियस चीजें सिखाई जाती हैं वो इसके अंदर काउंट होती है, उसका आपको अधिकार है। चलें जी आगे।
28 है कि स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जो धर्म संबंधी चीजें सिखाई जाती हैं वो सिखाना अलाउड है। यस टॉम, गुड फॉर द अदर्स। अब हम चलते हैं आगे और कुछ बढ़िया डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ जी। हमने अभी तक जो है आर्टिकल 28 तक कवर कर लिया, काफी बड़ा पोर्शन हम पैक कर चुके हैं। रुकिए जरा मैं उस स्लाइड आपको दिखा दूं। आगे रह गई वो, काफी कुछ है आज की फाइल में। अभी तक हम आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 और 22 और 23, 24 और 25, 26, 27, 28 सीख चुके हैं। आर्टिकल 29, 30 अब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 32 पढ़ेंगे। ये 31 एबीसीडी का बहुत ऊपर ऊपर से हल्का सा बताऊंगा। 33, 34 अच्छे से समझाऊंगा। 35 में ऊपर ऊपर से बताऊंगा और इसे कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है जी, क्या आप तैयार हैं? चला जाए आगे। 29 और 30 बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। कल्चरल और एजुकेशनल राइट है तो 29 कल्चरल होगा और 30 एजुकेशनल होगा। दोनों में कल्चर की बात करी गई होगी तो इसमें एजुकेशन वाले पे टिक कर देना, इसमें कल्चर वाले पे टिक कर देना। दोनों में कुछ ना कुछ माइनॉरिटी की बात करी गई होगी। ठीक है जी। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी 29 और 30 दोनों के अंदर माइनॉरिटी वर्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब क्योंकि कल्चरल एजुकेशनल है, पहले वाले में कल्चरल इंटरेस्ट हो जाएंगे, दूसरे वाले में हो जाएगा कुछ ना कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रीड करा देता हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अगर कोई ऐसी माइनॉरिटी है जो कि देश में किसी भी कोने में रहती है तो उसके कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है उन्हें। यानी अगर मैं एक ऐसी प्रजाति जनजाति को बिलोंग करता हूं जो इस देश में मान लेते हैं 10,000 ही लोग हैं और मैं अगर कोई कल्चर फॉलो करता हूं तो मुझे अधिकार है उसी कल्चर को फॉलो करते रहने का, ना कि दुनिया के हिसाब से आगे चलने का। समझ पा रहे? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी अगर मैं मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखता हूं तो मुझे अधिकार है इसे आलू बोलने का। मुझे जबरदस्ती कोई नहीं कह सकता कि आलू ऐसे लिखते हैं, नहीं, मेरे हिसाब से आलू ये है तो मैं आलू इसी को बोलूंगा। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी प्राइवेट नहीं आ रहे यहाँ पर, नोटिस करो। यानी अगर कोई सरकारी स्कूल है या ऐसा स्कूल है जिसके अंदर पैसा सरकार की तरफ से जाता है तो वो आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। यानी प्राइवेट को इन्होंने आर्टिकल 29 में कवर नहीं करा है। सही गलत क्या है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस फोकस करा रहा हूं जो आर्टिकल की फ्रेमिंग है। आर्टिकल 30 पे आ जाओ। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑल माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे हो, लैंग्वेज बेसिस पे हो, उन्हें अधिकार है अपने भाषा के अपने स्कूल बनाने का। समझ पा रहे हैं? बस ये दो बातें ध्यान रखना, नोट्स आपके बनवा देता हूं यहीं पर। मेरिट लिस्ट में नाम ना, समझा नहीं? क्योंकि लिखा है ओनली ऑन द ग्राउंड पे नहीं कर सकते, यानी सिर्फ इन बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई बेसिस है तो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो वो नंबर उतने नहीं आए। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, कल्चर की वजह से एडमिशन डिनाई नहीं होगा। नोट करिए। क्लास अभी चलेगी। यस हितेश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही टॉम। नीरज एक बार देखिए आपने क्या लिखा है, डिनाई के बाद समझ नहीं आया।
आप ये कह रहे हैं कि वो 30 का पॉइंट है, नहीं नहीं नहीं, डिनाइड वाला है 29 का, 30 में है कि वो अपने स्कूल वगैरह बना सकते हैं। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। द स्टेट शैल नॉट in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority। यानी जब स्टेट कहेगा कि ये जो 10वीं तक के स्कूल है इन सबको 1-1 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, तो सिंपली इस बेसिस पे कि भाई ये स्कूल तो किसी माइनॉरिटी का है, उससे पैसा नहीं छीना जा सकता। यानी जब स्टेट फंडिंग करेगा तो उसके क्राइटेरिया में कोई सा स्कूल किसी माइनॉरिटी का है या नहीं है, इट शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज to establish and administer educational institutions। देखो जो आर्टिकल 29 है ना, वो ये कहता है कि माइनॉरिटी कुछ भी कहीं पर भी जाके एडमिशन ले सकती है। 30 कहता, उससे भी एक कदम आगे जाता है, वो कहता है जी अपने स्कूल भी बना सकते हो, अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। स्टेट फंडिंग प्रोवाइड होने में बीइंग माइनॉरिटी कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है प्रतिबंध। अब आप इस क्लास में चाहे तो इस क्लास को स्किप कर दीजिए, अगली क्लास लगाइएगा। माइनॉरिटी जो यहाँ पर है मैं आपको दिखा ही देता हूँ। मैंने 2 बातें लिखी है। देखो पहला पॉइंट ये कहता है कि जो माइनॉरिटीज है वो अपने हिसाब से स्कूल बना सकती हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है जब वो स्टेट यानी जब सरकार पैसा देगी ना, तो उसमें ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी के कंट्रोल में है या फिर नहीं है। माइनॉरिटी कैसे भी हो सकते हैं, धर्म के हिसाब से भी, भाषा के हिसाब से भी। ये लिखा है बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, आर्टिकल 29 में। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप? नोट करिए, लिख लीजिए चाहे रिलीजन और लैंग्वेज। दोनों मिक्स हो गए? ठीक है ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, मैं समझाता हूं, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट लिखा स्टेट फंडिंग प्रोवाइड होने में बीइंग माइनॉरिटी को लॉस नहीं होगा। ये मैंने थोड़ी सिंपल भाषा लिख दी है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह इसे भी छाप सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी। देखिए आर्टिकल 29 ये कह रहा है कि अगर मैं एक माइनॉरिटी हूं तो मैं अपने कल्चर को मेंटेन कर सकता हूं और मैं किसी भी स्कूल में जा सकता हूं। आर्टिकल 29 ना मेरे इंडिविजुअल की राइट की बात कर रहा है। मैं माइनॉरिटी घर से हूं, माइनॉरिटी कल्चर से हूं, रिलीजन से हूं, भाषा से हूं, मैं किसी भी स्कूल में जा सकता हूं, साथ में मैं अपने कल्चर को मेंटेन कर सकता हूं। आर्टिकल 30 उस बिल्डिंग की बात कर रहा है जो कि माइनॉरिटीज के द्वारा बनाई गई है। पहली बात, वो अपने लिए बिल्डिंग बना सकते हैं, अगेन वो कंजर्वेशन से ही जुड़ा है। टू कंजर्व दे माइट डू दिस थिंग, because to conserve they need to practice the cultural aspects also। साथ में स्टेट जब फंडिंग देगी तो वो ये नहीं कहेगी कि भाई ये तो ऐसे इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी के तो बस 500 ही लोग हैं इस देश में, तो इन्हें पैसा देके क्या करेंगे। ये क्राइटेरिया सरकार का नहीं होगा। चले जी आगे, ये मैंने आपको आर्टिकल बता दिए। आर्टिकल 31 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 31 हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओरिजिनली पार्ट 3 में था, आर्टिकल 31 में था और एक फंडामेंटल राइट था। अब एट प्रेजेंट ये पार्ट 12 में है, आर्टिकल 300A में है और एक लीगल राइट। और ये जो चेंज हुआ है ये पार्ट 3 से पार्ट 12 में गया है, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में गया, जो भी खेल हुआ है ये हुआ है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। ये भी पेपर आपसे पूछता है। दिव्यांश अगेन दिस इज द पॉइंट, आप अच्छा सोच रहे हैं, यही पॉइंट है कि इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया, जिसका इस्तेमाल हो सकता है कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कभी ना कभी कर ले।
31D कशिश जी अभी सिर्फ 31 पढ़ा रहा हूँ, चिंता ना करें। 31 पढ़ा है ना अभी तो बस, अभी तो 31A है, 31B है, 31C है, 31D है, सब है। ये वैलिड जो है ये 1979 की 20 जून से हुआ है। देव, जब कोई अमेंडमेंट होता है तो उसकी होता है ना इस तारीख से लागू होगा। जैसे जीएसटी एक्ट आया था तो वो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1978 लिखा है यहाँ पे, लिखी है ना ये बात, ओमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। ऑब्जेक्शनेबल इन व्हाट सेंस जसविंदर? नोट करिए जी। WEF समझा नहीं। यस जसविंदर जा सकते हैं, बट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज अ राइट जसविंदर, वी कैन गो टू कोर्ट। अच्छा WEF नहीं आया क्या आपको समझ? ये है विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी इस डेट से ये लागू होगा। फंडामेंटल राइट लीगल राइट में क्या फर्क है टॉम, ये आपको समय के साथ समझाऊंगा, अभी के लिए शॉर्ट में बताता हूँ। फंडामेंटल राइट्स बाय डिफॉल्ट आपका अधिकार है, लीगल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के लिए आपके लिए रिट्स इशू हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लीगल राइट्स के लिए जनरली हाई कोर्ट रिट इशू कर देता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, मेनली हाई कोर्ट करता है। उसके अलावा लीगल राइट स्पेशल राइट्स हैं आपके पास, उसके लिए लीगैलिटी होनी चाहिए और हाई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसके खिलाफ रिट इशू करना नहीं करना। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट हैज टू इशू अ रिट बिकॉज इट इज फंडामेंटल इन नेचर। बाकी आगे चल के पढ़ेंगे। नोट कर लिया दोस्तों? आ जाते हैं ऐसी बातों पे जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने फाइल में इसलिए ऐड करा है कहीं बच्चों के पेट में दर्द ना हो जाए। मैंने 3 आर्टिकल ऐड करे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे 31A, 31B, 31C। ठीक है, ये 31B आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद होगा, हमने एक्ट्स एंड रेगुलेशंस में भी ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, एक बार चेक करना अपने नोट्स में। ये मैंने सिर्फ इसलिए ऐड करे हैं फाइल में कि आपको लगे कि हाँ भी कंप्लीट डेटा है। एक बार इससे आप खुद रीडिंग कर लेना, जो समझ आ गया ठीक है, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर बस वो जनरल बातें जो है कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इनसे आगे बढ़ के अब मैं आता हूँ उस बात पे जो एसएससी पूछता है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ओमिटेड क्यों है? ये हटा है ना, सिर्फ 31D हटा है कशिश, 31ABC तो एग्जिस्ट करते हैं। 32 पे आ जाता हूँ जी। 32 क्या है? देखो जी, बात कुछ ऐसी है कि 32 आर्टिकल जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे संविधान का, अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर साहब। बिकॉज अगर मैं कहता हूं जी मेरे से फंडामेंटल राइट कोई नहीं छीन सकता, मेरे से छीन ली, लेकिन फिर अब मैं क्या करूंगा? यानी जब तक उसके बदले काउंटर अटैक मेरे पास नहीं है तब तक मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। मान लेते 32 नहीं है, चला गया कहीं, और मेरे को तो जेल में बंद कर दिया, साल भर हो गए बैठा हूँ जेल में। तो अब मैंने अपने वकील को बुलाया, मैंने कहा भाई अरे वो देखो क्या हो सकता है। कह रहे जी रिट इशू हो सकती है। मैंने कहा कौन से आर्टिकल में? कह रहे 32। मैं कहा वो तो है ही नहीं। तो कह रहे फिर तो कुछ नहीं हो सकता जी, बस बैठो यहीं आराम से, मोबाइल मैं आपको दिला देता हूँ, आराम से ऊनो खेलो बैठ के, ऑनलाइन वाईफाई लगा ही हुआ है थाने में, आराम से खेलते रहो, और तो कुछ हो नहीं सकता। यानी अगर जब तक आपके पास रेमेडियल कोई चीज नहीं है तब तक आपके अधिकार छीनने के बाद कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंदर वही रेमेडीज लिखी गई हैं। पहले मैं आपको जो है ये पूरा थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, उसके बाद मैं अपने तरीके आपको इसे पढ़ाऊंगा जो पेपर ओरिएंटेड है। द रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी पार्ट 3 की बात हो रही है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट बाय दिस कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। गारंटीड है, सुप्रीम कोर्ट के मूड पे डिपेंड नहीं करता। लीगल राइट्स में मूड पे डिपेंड करता है, लीगैलिटी लग रही है नहीं लग रही सिचुएशन के हिसाब से। बट फंडामेंटल राइट्स में गारंटी है कि आपको पावर मिलेगी ही, और रिट्स इशू करे जाएंगे जो कि होंगी हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सेशुरारी, जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा ठीक है, और ऐसी अच्छी अच्छी बातें आगे लिखी गई हैं। अब मैं आ जाता हूं जी अपने तरीके पे। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत अच्छी बात है जी, आपका ध्यान घड़ी पे नहीं है। अरे सर जी क्या कह रहे हो? अभी तो हम घड़ी को ही देख रहे थे, घड़ी हमें देख रही थी, दोनों एक दूसरे को देख के सोच रहे थे कि सर कब घड़ी देखेंगे। अब आपने ऐसे कह दिया, अब तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते कमेंट सेक्शन में। हम तो बस 3 बजने का इंतजार कर रहे थे। अब आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा करा के ही आपको फ्री करूंगा, अभी लगेंगे 10 मिनट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये क्या है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद मार्शल लॉ वगैरह भी हम थोड़ा सा समझेंगे।
देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का मूड होगा कुछ रिट्स इशू कर सकता है किसी स्टेट के खिलाफ या अदरवाइज, जब उसे लगे कि हाँ भाई उसकी जरूरत है। ठीक है, वो होता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के तहत, आर्टिकल नंबर 32 के तहत, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, ऐसे लिख देते हैं। लिखना जरूरी है, पहले लिख चुका हूं बट फिर भी इसके साथ लिखना जरूरी है। आर्टिकल 32 इज इक्वल टू सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नोट करिए। अच्छा ब्रेक, जी हाँ, रिट्स पूरा समझाऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ाता हूं पूरी कहानी। देखिए, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 32, एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। रिट क्या होती है पूरा पढ़ाऊंगा, अभी के लिए उसे ऑर्डर मान सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स छिनती है तो। ठीक है, और ये कहां पर इशू कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत रिट्स इशू करी जा सकती है बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, पूरे भारत में, अगेंस्ट पर्सन, जी हाँ, गवर्नमेंट, जी हाँ। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के छीनते हैं तो दूसरे सामने वाले के खिलाफ पूरे भारत में कहीं पर भी किसी इंसान या सरकार के खिलाफ रिट को इशू कर सकता है। बट आर्टिकल 226 के तहत रिट्स इशू करी जा सकती है बाय हाई कोर्ट्स, और ये रिट्स हो सकती है फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स बोथ। यानी अगर लीगल राइट्स भी छीनते हैं तो भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है, लेकिन इन स्टेट जुरिस्डिक्शन। यानी अगर कोई ऐसा हाई कोर्ट है जिसका कंट्रोल पूरे यूपी पे है तो वो नागालैंड के पर्सन के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकता, और अगेंस्ट पर्सन, जी हाँ, स्टेट, जी ना। एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे जी, चिंता ना करें। मेरी प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड कोई केस हो गया, मैं सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, कह रहे तो फंडामेंटल राइट ही नहीं है। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट हो सकता है रेट इशू कर दे। बट अगर मान लेते हैं आपने मेरे को कहा कि नहीं भाई तुम मेरे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते क्योंकि तुम तो सो एंड सो रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो उस केस में मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ और कह सकता हूँ जी मेरे फंडामेंटल राइट छीने गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट फिर आपके आपके खिलाफ रिट को इशू करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में कम भी आए तो रट्टा मार के जाइएगा, यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। अब रिट्स क्या है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेट का मतलब यहाँ पे भारत है गौरव, यानी सरकार के खिलाफ। अच्छा, मैंने स्टेट नीचे लिख दिया ना, इसे गवर्नमेंट कर देते हैं, इसे करेक्ट करिएगा प्लीज, गवर्नमेंट है, वैसे स्टेट भी चल जाएगा, उसे गवर्नमेंट लिखिए तो सही बेटर है। किसी इंसान और किसी दफ्तर में फर्क होता है। दफ्तर के खिलाफ आप नहीं कर सकते 226 में, इंसान के खिलाफ कर सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ हाई कोर्ट जो है उसके साथ बढ़िया बात यह है कि वो फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स दोनों के लिए कर सकता है, ये अच्छी बात है। बट ओनली स्टेट में कंसर्न में कर सकता है, ये उसकी कमी है हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के केस में वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कर सकता है, लीगल राइट्स नहीं कर सकता, ये इसकी कमी है। और हाँ, ओनली पर्सन भी लिख लीजिए, यहां पर इंडिया पूरा है जो कि एक अच्छी बात है, और पर्सन एज वेल एज गवर्नमेंट है, ये भी एक अच्छी बात है। देखिए, ये जो डेटा आपको लिखवाया जा रहा है ना, जब आप इसे संविधान से पढ़ के निकालने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ आएगा कितने अजीबोगरीब डेटा है। वो तो काफी साल हो गए पढ़ाते हुए, तो पता है कि पेपर क्या पूछता है, अदरवाइज जब आप संविधान की लाइनें पढ़ेंगे तो इस तरीके आप नहीं वहां पे पकड़ पाएंगे चीजें। सिमर देखिए, यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है ना वो सिर्फ लीगल राइट एसोसिएटेड डेटा रिट वाला बताया जा रहा है। इन जनरल कर सकता है बट वो रिट वाले पोर्शन के अंदर कवर नहीं होता।
फिर से बता देता हूँ मेरे दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट समझ गए भाई। अगर कोई कोर्ट नागपुर में बैठा है, बेंच है कोई महाराष्ट्र के हाई कोर्ट की, तो वो बैठकर ग्वालियर के किसी ऑफिस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ग्वालियर के पर्सन के खिलाफ नहीं कर सकता, बिकॉज वो एमपी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो वो सरकार और इंसान दोनों के खिलाफ कर सकता है। उधर वो सिर्फ पर्सन के खिलाफ कर सकता है। हाई कोर्ट लीगल राइट में भी डील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं डील कर सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और बढ़िया बात पे। मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, बट क्या करें मेरे मित्रों, 3-5 हो गए ना। फ्री करा जाए क्या आपको, बताइए। फ्री करूंगा एक शर्त पे। नहीं, फ्री कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया। जो 4 बजे वाली क्लास है उसमें भी सेम डेडिकेशन चाहिए, क्योंकि अगला टॉपिक ना है ही 15-20 मिनट का तो है। बताओ जी भाई, मैं दिल से सच में बड़ा खुश हूँ, आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ाई करी है इस क्लास में, और जो शुरू में हमारा समय का नुकसान हुआ वो आपने बढ़िया से कंपेंसेट कर दिया, उसके लिए दिल से मैं बड़ा खुश हूँ। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे 4 से 6। डाउट्स वगैरह उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, कम से कम 6 बजे तक पढ़ेंगे, और फ्लो बढ़िया बना तो 6:15 तक भी चले जाएंगे। देखो मैं वही हूं ना जो 1-1 घंटे में भी फ्री कर रहा था। मैंने कहा था ना शुरू की क्लासेस में कि भाई अभी मैं जल्दी जल्दी फ्री कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक टॉपिक्स हैं, आगे जाके मैं लंबा लंबा भी खींचूंगा क्लासेस को। तो जब वहां पर 1 घंटे में फ्री करा है, तो थोड़ा 2 घंटे भी पढ़ो मेरे साथ बैठ के। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मिलता हूँ मैं आप सबसे आने वाली क्लास में, जो कि 4 बजे होनी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। थैंक यू। मैं रिचा इसको लेके कुछ प्लान कर लेता हूँ। जनरली मैं ये काम स्पेशल क्लासेस में करता हूँ, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर पॉसिबल है तो करा देता हूँ। देखिए ईशानी जी, अगर आप नोट्स प्रॉपर्ली बनाना चाहते हैं तो आपको कल रात वाली क्लास से शुरू करना चाहिए। वैसे तो क्लास नंबर 1 से देखेंगे तो ही बेस्ट रहता है, अच्छे नोट्स बनते हैं। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप अभी बीच में से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप जो है कल की क्लास से शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आने वाली क्लास में मिलते हैं। बाकी डाउट्स आने वाली क्लास में लूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाली 2 क्लासेस में डाउट्स नहीं लूंगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, आप भी आराम करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।